हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th चैप्टर। अब अपन अपना जो लास्ट चैप्टर वो पढ़ रहे हैं, है ना। वो क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब कि जो बिजनेस दो किसी कंट्री के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। ये अपन अगर फर्स्ट चैप्टर में जाते तब अपन ने क्या पढ़ा था? क्या फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा था कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड के दो टाइप थे, एक था इंटरनल ट्रेड, एक था एक्सटर्नल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड था वो अपन ने कहीं में पढ़ लिया उसको डिटेल में। जो 9th चैप्टर था उसके अंदर अपन ने इंटरनल ट्रेड को पूरे डिटेल में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस। वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो क्या प्रोसीजर रहता है अगर अपने को इंटरनेशनल बिजनेस करना, उसके प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं, फीचर्स क्या रहते हैं, वो सब अपन कहीं में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। वो सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब अपन ने उस टाइम क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल ट्रेड के भी 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट था एक्सपोर्ट, सेकंड था इंपोर्ट, और जो था थर्ड वाला वो था एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं उसको। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अपन अपनी कंट्री से माल बाहर भेज रहे हैं, मतलब इंडिया में से माल यूएसए भेज रहे हैं, इंडिया के गुड्स अपन यूएसए में भेज रहे हैं, वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। या फिर अगर अपन यूएसए से कुछ सामान इंडिया में मंगा रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया, है ना। और थर्ड वाला क्या? एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि आपने चाइना से खरीदा या फिर इंडिया में कुछ, है ना, इंडिया चाइना से खरीदा, इंपोर्ट करा, आपने कुछ उसको प्रोसेस करा और यूएसए भेज दिया, या फिर चाइना से खरीदा और डायरेक्ट यूएसए भेज दिया, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एक्सपोर्ट। मतलब इंपोर्ट अपन कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक्सपोर्ट के लिए। तो क्या होता है? एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते अपन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब क्या, अगर जब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब इंडिया की जोग्राफिकल लिमिट्स के बाहर अगर बाइंग और सेलिंग कुछ होता है ना, एक पर्सन इंडिया का, एक पर्सन बाहर वाला, उनके बीच में अगर कुछ होता है तो वो क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब दो कंट्रीज के बीच में कुछ ट्रेड हो रहा है ना। इसके टाइप्स अपन ने देख लिया। एक्सपोर्ट है फर्स्ट, तो सेकंड क्या? इंपोर्ट, तो थर्ड क्या है? एंट्री पोर्ट, मतलब री एक्सपोर्ट। अब इसके फीचर्स क्या है? मतलब फीचर्स क्या होते हैं अगर जब अपन इंटरनेशनल वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट फीचर्स क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, मतलब कि दो कंट्रीज इन्वॉल्व रहेगी इस चीज में। एक अपनी जिसमें इम्पोर्टर, जो एक बायर, एक में बायर रहेगा और एक वाले में सेलर रहेगा, तो इसमें क्या? इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व रहती है। सेकेंड क्या? पेमेंट इज इन फॉरेन करेंसी, मतलब जो भी पेमेंट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। मान लो अपन ने वहां से अगर एप्पल के आईफोन्स मंगाए बहुत सारे, तो अपने को वहां पे पेमेंट का में करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। वो किसकी हेल्प से? फिर बैंक की हेल्प लेंगे कि हम इंडिया वाली बैंक को बोलते हैं कि हम आपको रुपीज दे देते हैं, आप वहां पे डॉलर सेंड करो, क्योंकि बैंक के पास तो डॉलर और हर करेंसी रहती है। तो हम बैंक को जाके बोलते हैं कि हम आपको रुपीज दे रहे हैं इतने, ये आप कन्वर्ट करके डॉलर में वहां पे जो यूएसए वहां पे उनको पेमेंट कर दो। तो ये क्या होता है? आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है कि फर्स्ट क्या? रेस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या बहुत सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ये चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। मान लो अभी इंडिया में प्याज बहुत वो मिल रहे हैं, वो प्याज की बहुत कमी है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो उससे क्या हुआ? प्याज के लिए 150 या 200 ऐसी पहुंच गई है, ठीक है। लोग प्याज प्याज मतलब मांग रहे, पर बाजार में प्याज ही नहीं आ रहे। तो क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट ये बोल देती है कि आप प्याज अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इंडिया से बाहर प्याज नहीं भेज सकते हो। तो वो क्या? रेस्ट्रिक्शन है आपको। और दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा कि यार हम ये एक्सपोर्ट कर दे या फिर हम इंपोर्ट कर ले, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो ये क्या? रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे। सेकंड क्या? लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर मतलब कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो उसमें प्रोसीजर्स बहुत सारे। सबसे पहले क्या है कि आप उस वाले जो इंटरनेशनल बाहर बैठा है, यूएस में बैठा है बंदा, या कहीं भी इंडिया के बाहर जो बंदा बैठा है, उससे पहले आपको बात करनी पड़ेगी, टर्म्स मतलब सब डिसाइड करने पड़ेंगे कि ये रेट में हमको इतनी क्वांटिटी, ये सब डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर क्या है? फिर आपको एक शिप बुक करनी पड़ेगी कि यार हम इस शिप में रख के, या अगर भारी सामान बहुत ज्यादा भारी है तो शिप से ही आएगा, और छोटा मोटा अगर हल्की चीज है तो एरोप्लेन से भी आ सकता है।
तो अपना बहुत सारा सामान था, तो अपने शिप बुक करी, शिप का इंश्योरेंस करा, फिर वो इंडिया में आया तो यहाँ पे पहले कस्टम ड्यूटी पे करी, कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद कस्टम वालों का पूरा फॉर्मेलिटीज खत्म करी, फिर उनसे वो बैरल लिया, फिर अपने बैंक के पास गए कि ये लो रुपीज में 1 करोड़ रुपए, आप वहां पे उनको डॉलर में कन्वर्ट करके वो दे दो। तो ये क्या प्रोसीजर बहुत सारा, इतनी मेहनत का काम हो जाता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत प्रीफर नहीं करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो कर रहा है ना उनको पता है ये प्रोसीजर है तो वो लोग कर लेते हैं, पर जो नया व्यक्ति आता है ना उसको बहुत दिक्कत आती है। हाई रिस्क, हम यहाँ पे क्या अपन जब इंटरनल ट्रेड करते हैं ना तब रिस्क बहुत कम रहती है, बिल्कुल नॉमिनल, क्या ठीक है आपने अगर इंदौर से रतलाम कुछ गुड्स भेजे तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस जरा सा ही है। पर अगर मान लो आपने इंडिया से यूएसए या इंडिया से रशिया, इंडिया से अफ्रीका कुछ गुड्स भेजे तो उसमें क्या है डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस है। क्यों? क्योंकि शिप में जा रहे हैं, कभी शिप डूब गई या शिप में अच्छा तेज पानी आ गया उसमें और सब गुड्स खराब हो गए पानी की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो क्या रिस्क बहुत ज्यादा है उस केस में, तो ये हाई रिस्क रहती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब जो दो पर्सन है दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो उनको कभी कभी इंटरेक्ट करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए रहता है, ट्रांसलेटर जिसको बोलते हैं, क्या जो दोनों की बातें आपस में एक दूसरे को बताए, तो ऐसे ट्रांसलेटर की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में करना है तो आपको वो अरेंज करना पड़ेगा, बैंक के पास जाकर वो खरीद के लाने पड़ेंगे, और अगर उसके हाई रेट है तो भी आपको फॉरेन करेंसी में देना है। तो उससे क्या है वो रिस्क भी बढ़ गई और आपको एक तो अरेंजमेंट का आपके ऊपर बोझ भी बढ़ गया कि यार मेरा फॉरेन करेंसी अरेंज करनी पड़ेगी। ये क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स क्या कहती है। अब रीजन क्या, अपन करते क्यों, इंटरनेशनल ट्रेड करने की क्या जरूरत है, अपने इंडिया में अगर अपना काम हो जाता है ना कि इंडिया में ही सब चीज मिल रही है तो बाहर से क्यों मंगाना, अपन अपने इंडिया में ही बना के अपन नहीं खाएंगे, अपने को बाहर जाके बाहर के लोगों को क्यों बेचना है, बाहर के लोगों से क्यों मंगवाना, ये अपन अब पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या, द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इजीली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड्स, मतलब कि हर कंट्री जो उसको चाहिए है ना, जो गुड्स उसको चाहिए वो मतलब इक्वली वेल, मतलब बिल्कुल वैसे अच्छे या फिर चीपली मतलब सस्ते में वो गुड्स नहीं बना पा सकती। मतलब क्या, अगर आप देखो कि जो टेक्नोलॉजी है जापान के पास है ना ऑटोमोबाइल्स की है ना, तो वो लोग बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छे ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स वहाँ पे मेन जो इंडस्ट्रीज थी जापान से ही निकली है, तो उससे क्या हुआ क्या वो लोग बहुत अच्छा बनाते थे, चीप बनाते थे। तो वो, और जो इंडिया है वो इंडिया में जो अगर ऑटोमोबाइल्स बनते थे तो वो बहुत बेकार है ना, वो आवाज करने वाले इंजन्स थे और बहुत महंगे पड़ जाते थे। तो उससे क्या हुआ, इंडिया ने सोचा कि यार वहां सस्ते मिल रहे हैं और अच्छे भी मिल रहे हैं तो क्यों ना अपन उनसे खरीद ले वो चीज, जो लोग अगर सस्ते में और अच्छे चीज दे रहे तो अपन वहां से ही खरीद लो, और अपन यहाँ पे वो बनाने से बढ़िया अपन अपने जो रिसोर्सेज है उनसे और कुछ बनाओ है ना। अगर अपन यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट करने से अच्छा है कि यार अपन इससे और कुछ बनाओ या इसका और कुछ यूज करो। सेकेंड क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज, मतलब क्या हर कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अलग अलग है ना। अपन अगर उधर जाते हैं दुबई और यहाँ, वहाँ कुएं, वो ऑयल के मतलब क्रूड ऑयल के कुएं है ना, वो इतने कुएं हर थोड़ी दूर में कुएं मिल जाते हैं ऑयल के। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वो लोग बाहर वाली कंट्रीज को बेचते हैं। तो उससे क्या है कि अगर वो लोग नहीं सेल नहीं करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जिनके बहुत कम क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, इंडिया को तो ठीक है थोड़ा निकल जाता है क्योंकि हमारे आसपास सी एरिया है, पर जैसे चाइना हो गया ये यहाँ पे बहुत कम क्रूड ऑयल निकलता है तो वो लोग तो फिर यार पेट्रोल और ये उनके पास किस आएगा। तो ये क्या हुआ क्या, कहीं कहीं नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है कहीं कहीं नहीं है, तो वो जिसका ज्यादा वो थोड़ा इधर भी दे देता है। अवेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफर्स अमंग डिफरेंट नेशन, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो अब चाइना में क्या है, लेबर बहुत सस्ते हैं वहां पे, अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है अगर इंडिया से कंपेयर कर लो या यूएसए से कंपेयर कर लो। और यूएसए में वो वही चीज जो लेबर इंटेंसिव है ना, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो वेजेस है, जो लोग पर डिमांड करते हैं पर डे सैलरी, वो बहुत ज्यादा है, पर चाइना में वो बहुत कम है। तो अगर वो बहुत कम है तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आती है। तो ये क्या है, क्या प्रोडक्ट
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। कहीं पे लेबर बहुत चीप है, कहीं पे टेक्नोलॉजी बहुत चीप है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज बनानी है जो टेक्नोलॉजी से बनती है तो आप यूएसए जाओ, वहाँ जाओ, जापान जाओ, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत चीप है। पर अगर आपको ऐसी चीज बनानी जहाँ पे लेबर चाहिए आपको, तो आप कहाँ जाओगे? चाइना जाओगे, कोरिया जाओगे, जहाँ पे लेबर बहुत चीप है। डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। मतलब क्या आपके जो लेबर प्रोडक्टिविटी वो भी डिफर करती है हर मतलब नेशन टू नेशन, और प्रोडक्शन कॉस्ट हर नेशन में कॉस्ट अलग अलग बैठती है। वो मैंने अपन इसमें पढ़ लिया कि कॉस्ट क्यों बैठती है अलग अलग, क्योंकि यार कहीं अगर लेबर चीप है तो लेबर वो इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है उनकी कॉस्ट कम आएगी। कहीं अगर टेक्नोलॉजी चीप है वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मोबाइल फोन्स, टीवीज और जो भी गैजेट्स उनकी कॉस्ट कम आएगी। और किसकी वजह से? सोशल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल रीजन, वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री विच इज इन बेटर पोजिशन टू प्रोड्यूस ऑल बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? क्या पूरी दुनिया में कोई सी भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो मतलब अकेली सक्षम हो कि वो सारे गुड्स अच्छे से बना पाए, मतलब सारे गुड्स लो कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी बना पाए। ऐसी एक भी कंट्री आप बता दो जो मतलब सारे गुड्स या सारे उसके काम खुद अपने से कर सकती है और एट लो कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी में। अब अमेरिका जो बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो भी उसके सारे काम खुद नहीं कर सकती है। क्रूड ऑयल वो भी दुबई और यहाँ से इंपोर्ट करती है। और वो जैसे कॉल सेंटर्स हुए, ये अपन ने उसमें पढ़ा था क्या यूएसए की बहुत सारी कंपनी इंडिया में कराती है काम। तो इंडिया में कॉल सेंटर्स ये क्या इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और लो कॉस्ट में मिलते हैं उनको। तो वो क्या है, वहाँ पे वो चीज ज्यादा कॉस्ट में पड़ रही है, यहाँ पे वो सेम चीज उनको कम कॉस्ट में पड़ रही है। तो इसलिए वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में उस मतलब वो चीज का इम्पोर्ट करते हैं और अपन इंडिया वाले उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी भी कंट्री नहीं है, कोई सी भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अपने आप में सक्षम हो कि वो खुद प्रोड्यूस करके और हर चीज अच्छे से प्रोड्यूस करे, ऐसी कोई नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। जो मैं अच्छा कर रहा हूँ वो मैं तुमको दे दूंगा, जो तुम अच्छा कर रहे हो तुम मेरे को दे दो, तो दोनों का अच्छा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा अपन ने इंटरनल बिजनेस के बारे में कि क्या था, क्या फीचर्स है, क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या इंटरनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू।